चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर का वैज्ञानिक परिदृश्य। कौन सा? वैज्ञानिक परिदृश्य का मतलब विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नई खोजें हुई या क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो एक एक्सियोम मिशन है, एक्सियोम मिशन 4, एक्सियोम मिशन 4 इसका नाम है। तो इसके द्वारा ये क्यों चर्चा में है, तो भारत के शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हैं, ये गए हैं अंतरिक्ष में। तो पहला व्यक्ति जो भारत का अंतरिक्ष में गया था वो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। उसके बाद ये शुभांशु शुक्ला ये दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? दूसरे, शुभांशु शुक्ला। ठीक, शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, कहाँ गए हैं? अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ होते हैं? लगभग पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिटल में, यहाँ से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, वो टहलता रहता है, उसी में जाके जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसी में अपना रहते हैं। ये हुआ। किसने भेजा है? एक है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स ड्रैगन, इसी ने भेजा है इन लोगों को। और एक है फाल्कन 9 रॉकेट। ये जो स्पेस एक्स ड्रैगन, इसी में 4 लोग गए। पहली चीज तो ये जानिए 4 लोग गए हैं। ठीक है, किससे गए हैं? स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान है ये। ठीक, ये अंतरिक्षयान है, इससे जाएंगे। कहाँ रुकेंगे? एक्सियोम 4 के तहत ये परियोजना है, उसी तहत जा रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? 3 अंतरिक्ष यात्री और कौन है? एक है पेगी व्हिटसन। पेगी व्हिटसन ये अमेरिका के हैं। 4 लोग हैं, 4 देश के हैं। ठीक, शुभांशु शुक्ला अमेठी उत्तर प्रदेश लखनऊ के हो गए। ठीक, पेगी व्हिटसन है, पेगी व्हिटसन ये अमेरिका के हैं। ठीक, एक नाम तो बहुत बड़ा है भाई, स्लावोज्ड उजनास्की विस्निवस्की, ये बहुत बड़ा नाम है, ये पोलैंड के हैं। और एक है टिगोर कैपू, ये पोलैंड के हैं। टिगोर कैपू हंगरी के हैं, और वो बड़ा वाला नाम जो है वो पोलैंड के हैं। उनका नाम है भाई स्लावोज्ड उजनास्की और है विस्निवस्की। ये 4 लोग गए थे। ठीक है, वापस भी आ गए हैं लोग। हाँ, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन ये मिशन है, एक मिशन बनाया गया, इस मिशन के तहत जाना है। ये अंतरिक्षयान है, इससे गए हैं। इस रॉकेट ने इसको वहां पहुंचाया है। फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये इसको स्पेस एक्स को वहां ले गया है। ठीक, और इस पूरे कार्यक्रम का नाम क्या है? एक्सियोम मिशन। ठीक, शुभांशु शुक्ला की खासियत क्या है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हैं। राकेश शर्मा 1984 के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? तो भारत का एक गगनयान परियोजना है। अच्छा, ये किसने भेजा था? नासा, अमेरिका जानते हैं, अमेरिका की नासा का प्रोग्राम है, वहां से गए हैं। एक है भारत गगनयान। गगनयान मतलब भारत भी ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाहता था अपने दम पे, खुद के विकास पे। ठीक है, हाँ, वहां नासा अमेरिका से गए हैं ये लोग 4 लोग। लेकिन भारत जो है
ये इसरो को कहा है कि आप ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए, 28 तक शायद है, 28 में इसको भेजने को लाना है, कि भारत के लोग अपने यान से, अपनी प्रौद्योगिकी से अंतरिक्ष में जाए। उसका नाम क्या होगा? गगनयान। ठीक, इसमें भी 4 लोग चुने गए हैं, एस्ट्रोनॉट विंग्स बोला गया है। इसमें जो 4 लोग हैं उनको एस्ट्रोनॉट विंग्स कहा गया है। हाँ, इसी में बैठ के गए हैं, इसी में। ठीक है, हाँ, वहां से स्पेसएक्स, वही नासा। ये फाल्कन राडार इसको ले गया है। ये 4 है, 4 लोग इसमें बैठे, ये इसको लिया वहां पहुंचा दिया। और ये पूरा मिशन क्या कहलाया? ठीक, हाँ, फाल्कन 9 राडार रॉकेट इसको ले गया। ठीक, समझ में आया? अब भारत में इनको एस्ट्रोनॉट बनाया गया। तो भारत में जो गगनयान जाएगा, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। उसमें ध्यान दीजिए, चारों 4 देश के हैं। इसमें चारों भारत के होंगे, क्योंकि भारत का ये है। ठीक है, तो उसमें शुभांशु शुक्ला पहले नंबर पे आ जाएंगे, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, शुभांशु शुक्ला। ठीक, अंगद प्रताप, अजीत हाँ, ये 4 लोग हैं, 1 2 3 4। हाँ, इसलिए जाएंगे इससे। अब गगनयान ये हाँ, भारत का है ये, वो अमेरिका का था, ये किसका है? भारत का। तो भारत में ये 4 लोग जाएंगे। हाँ, गए नहीं, इनका नाम हो गया कि आप ही को जाना है, नाम घोषित हो चुका है। ठीक, अब इनको क्यों भेजा था भारत? हाँ, हाँ, किस चीज के लिए? कि जाइए, जब हमारा जाए तो वहां से क्या क्या व्यवस्था होती है। तो पहला ये है कि सूक्ष्म गुरुत्व, वहां गुरुत्वाकर्षण कम होगा या नहीं के बराबर होगा, तो वहां पे कैसे खाद्य जो होते हैं, खाद्य माइक्रो बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं। खाद्य माइक्रो शैवाल जो ले जाते हैं, वहां खाना तो उतर खा नहीं सकते हैं, पेस्ट के रूप में जाता है, वहां पे शैवाल जाते हैं। ठीक है, एक शैवाल है, वो अपने से जैसे 1 किलो का है, 17 किलो पानी उठा सकता है, जन क्षमता 17 गुना, वही ले जाते हैं पानी के लिए। तो वहां पे शैवाल जो है वो माइक्रो ग्रोथ में कैसे काम करते हैं, ये जानना। दूसरा इनका मकसद है कि जो सलाद होती है, सलाद के बीज जो होते हैं, ये कैसे अंकुरित हो रहे हैं वहां। ठीक है, अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करना, वहां अंकुरित कर पा जाएंगे तो ये रहेगा कि वहां जितने दिन रहेंगे खाएंगे। ठीक, तीसरा इनका लक्ष्य है कि यूटाडिग्रेटेड पैराबैक्टीरियो पैरामाइक्रोबियोट्स, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे पुनर्जन्म करते हैं वहां पे, ये जानना है। और एक है जब करते हैं तो उनकी जो अंदर क्रिया होती है शरीर में, इसको चपाचपाई कहा जाता है, जानते हैं, मेटाबॉलिज्म या चपाचपाई कहा जाता है, तो वो वहां कैसे होती है ये चेक करना लक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव आंख का व्यवहार वहां कैसा है, जैसे यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण है तो हम लोग देख रहे हैं, वहां कैसे हमारी आंखें काम करेंगी या डिस्प्ले कैसे काम करेगा, ये जानना है। ठीक है, यूरिया और नाइट्रेट के साइनोबैक्टीरिया की तुलना करना, कैसे वृद्धि कर रहे हैं। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तो उनकी तुलना करना कि ये काम कैसे कर रहे हैं। और अंतिम है फसल के जो बीज हैं उनकी वृद्धि कर मापना कैसे कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ जो फसलें बोई जाती हैं वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत जमती हैं, जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में चलती हैं और पौधे विपरीत दिशा में, तो वहां तो है नहीं, तो वहां या तो तेजी से बढ़ जानी चाहिए। तो क्रिया कैसे हो रही है, इन सब की जांच करना, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी आगे ना, तो कहीं जाना है, अगर वहां के बारे में हमको जानकारी हो जाए, पेपर दे रहे हो
पेपर के बारे में अगर हमको ठीक ठाक जानकारी हो तो अच्छी तैयारी करके पास किए जाए, और नहीं है तो वहां से आएंगे फेल हो जाएंगे। उसी से बचने के लिए इनको भेजा गया था, जाइए ट्रेनिंग करके वहां चेक करके आइए। समझा? एक्टिवम मिशन समझ में आया? हाँ, अरे भाई आपको एकांत कमरे में बंद कर दूं अभी 10 दिन के लिए तो क्या हालात होंगे। केवल अकेले बंद, वहां तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और यहाँ से सब चीजें देख रहे हो, वहां से सब देखोगे तो काला काला। अंतरिक्ष से देखने पर कैसे दिखेगा हमको दुनिया? काला दिखता है, पूरा अंतरिक्ष काला, बतिया सकते नहीं हो किसी से, तो सोचिए कैसे रहोगे फिर, पागल हो जाओगे। तो उनको ट्रेंड इसीलिए किया जाता है, नहीं किया जाएगा तो नहीं सफल होंगे वो। तो ठीक, तो नंगी आंखों से देख रहे हैं भाई, उन लोगों के शरीर का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो वहां बाहर रहे, पूरा एकदम पहनाए रहते हैं उनको, लाक रहती है पूरी शरीर, ऐसे नहीं है। ठीक, हाँ भाई वहां से माइक्रोस्कोप देखेंगे तो पृथ्वी तो पूरा दिखेगी ना। ये जो अवलोकन उपग्रह गए हैं देखिए, जो गए हैं सब, इनको बाहुबली नाम दिया गया था। भारत गया, वो 3 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर या सेंटीमीटर कोई छोटी चीज है, वो जमीन पर है, तो वो वहां से देख के बता सकता है कि इस जगह पर गिरी हुई है। इतना तगड़े तगड़े उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। ठीक हो गया ये। अगला आते हैं कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? एक कुशीनगर अपना चर्चा में है, कहाँ है? यूपी में। यहाँ पे रॉकेट, इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ है, वो इसलिए चर्चा में है। क्या हुआ है? इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ है। ठीक, इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ है। ठीक है, तो किस योजना के तहत हुआ? तो एक थी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता थी, कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता थी। ठीक है, इसी तरह क्या करना था इसमें, छोटे छोटे जो उपग्रह हैं, छोटे उपग्रह, इनको भेजना था, ये चेक करना था। ठीक है, इसका परीक्षण कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, कब किया गया? 24-25 में किया गया। उत्तर प्रदेश का मामला है इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो छोटे उपग्रह होंगे इनका वजन लगभग 15 केजी के आसपास था। इनको कैसे अंतरिक्ष में भेजा जाए, ये बच्चों को प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें उनको करके दिखाया गया। अब एक अंतरराष्ट्रीय शोध दल है, उसने केबी-18, एक K2-18B एक उपग्रह देख के बताया है। ठीक है, बाय उपग्रह देखा है, कहा बता रहे हैं कि 120 प्रकाश वर्ष दूर है, 120 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ जीवन की संभावना है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। है ग्रह, ग्रह है, ग्रह उपग्रह क्या है अभी पता नहीं चला है, बहुत दूर है, लेकिन यहाँ जीवन की संभावना की तलाश हो गई। कह रहे हैं जीवन संभाव्यता है, क्लियर नहीं है। हाँ, जीवन संभावित कौन सा है, नाम क्या दिया गया है? K2-18B। ठीक, एक है विक्रम 3201 और एक है कल्पना 3201, ये दो चीजें हैं। है क्या ये?
है क्या? इसरो जानते हो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और विक्रम साराभाई, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया है। ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? ये 32 जो है, यही 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, इसने बनाया इसको विक्रम साराभाई। ठीक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। तो क्यों अच्छा है ये? तो कैसा है? स्वदेशी है, हम अपने देश में खुद बनाए हैं, किसी का सहयोग नहीं लिए हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड कैसे होती है? माइक्रो प्रोसेसर से ही तो चलते हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में खोज के लिए। ठीक, अभी तक जो थे वो लगभग 16 बिट के होते थे माइक्रो प्रोसेसर। अब कितने कर दिया गया? 2009 में 16 बिट, 1601 नाम जो होंगे उसी के अनुपात में होंगे। ठीक है, तो 16 बिट का है 1601। अब इसमें कुछ शब्द है कि ये जो 3201 है, ये वाला विक्रम वाला, ये फ्लोटिंग, फ्लोटिंग क्या है? कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट गणना के साथ साथ उच्च स्तरीय भाषा एडीए का प्रयोग करता है। फ्लोटिंग क्या है कंप्यूटर के मामले में भाई हमको नहीं पता। कुल मिला के कंप्यूटर को तेज चलाएगा। ये प्रोसेसर है, दोनों कंप्यूटर को क्या करेंगे? तेज चलाएंगे और अंतरिक्ष में खोज में ये काम करेंगे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं चंद्रयान 5 के बारे में। इसी को चंद्रयान 5 को लूपेक्स मिशन कहा जाएगा। तो चंद्रयान 3 गया था 23 में, 4 नंबर करके 5 की बात की जा रही है ना? क्यों? तो वो तो भारत छोड़ेगा, इसको जो है इसरो और प्लस जाक्सा, हाँ, ये भारत की है, ये जापान। तो भारत जापान दोनों मिलकर भेजेंगे। ठीक है, चंद्रयान 5। इसका पूरा नाम लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब काम क्या करेंगे? तो आपको पता होगा, चंद्रमा के बारे में जानते हैं? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अंधेरा रहता है, या चंद्रमा में दिन कितना बड़ा होता है? पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इसका लक्ष्य क्या है कि ये चंद्रयान 5 जो है दक्षिण ध्रुव पे जाएगा। कहाँ जाएगा? अंधकार वाले क्षेत्र में। जो भारत का चंद्रयान 3 गया, जब तक वहां उजाला था तब तक चला, उसके बाद 14 दिन का, तो वहां पे जो उसकी बैटरी वैटरी थी या सोलर सिस्टम था, काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ। लेकिन इसको ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि अंधेरे में भी काम करे, और वहां पे बर्फ या पानी की बूंदों की खोज करना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, पानी की बूंदों की खोज करना, और उसके बाद उसका इन सीटू विश्लेषण करना है। दो चीजें होती हैं, इन सीटू और एक्स सीटू।
तो पर्यावरण में पढ़ते हो यहाँ है इन सीटू मतलब जहां है वहीं उसको सुरक्षित कर दीजिए, वहीं जांच पड़ताल करेंगे। एक्स सीटू मतलब जहां है वहां वो अगर सर्वाइव है उसको लाइए दूसरी जगह और उसको सुरक्षा दीजिए, वो है एक्स सीटू। उसके मूल स्थान से हटा दीजिए तो एक्स बाह्य स्थान है, ठीक है। और अगर उसको जहां रहता है उसका जीवन जहां है वहीं अगर कर रहे हो तो स्वास्थानीय होता है। तो इसका परीक्षण क्या होगा, बर्फ का इन सीटू मतलब चंद्रमा पे ही परीक्षण करना है, ऐसे विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो लक्ष्य क्या है इसका, दक्षिणी लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या रोवर रोवर होता है ना, हाँ, ध्रुव के आसपास क्षेत्रों में रोवर रोवर उतारना है, ठीक है। ठीक, और क्या करना है, वहां उतारेंगे तो वहां बर्फ है उसकी खोज करेंगे और उसका वहीं पे विश्लेषण करना है, ठीक। हाँ रोवर, ठीक है। तो किस यान से जाएगा ये यान का नाम है, कहाँ का यान है ये, हाँ, जापान जो है वो अपने यान द्वारा इसको कहाँ ले जाएगा, चंद्रमा पे। उसका नाम क्या है, H324L, ठीक है। ये जो रोवर है देख रहे हैं इसको कौन बनाएगा, इसको बनाएगा जापान। रोवर कौन बनाएगा, जापान। और लैंडर लैंडर मतलब जो ले जाके वहां उतारता है, आप देखिएगा वीडियो, जब उतारता है उसके बाद वो खुलता है फिर उसमें से एक निकलता है ना, उसको रोवर कहते हैं। तो लैंडर प्रक्षेपण के लिए जो लैंडर जाएगा इसका निर्माण इसरो करेगा। रोवर जो होता है वो जमीन पे उतरेगा, टहलेगा, खोज करेगा, ये काम है इसका। लैंडर का मतलब रोवर को ले जाके वहां अस्थायी रूप से उतारना, ठीक है। तो लैंडर कौन बनाएगा, भारत। रोवर कौन बनाएगा, जापान बनाएगा। और अंतरिक्ष यान जिससे जाएगा वो किसका है, जापान का है, H324L, ठीक। कब तक भेजने का प्लान है इसको, है नहीं पता, 2040 तक। कब तक, 2040 तक इसको भेजने का लक्ष्य, ठीक है। इसी के तहत एक पॉइंट और है कि इसरो जो है वो अपना पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान शुरू कर रहा है। लूनर मतलब होता है चंद्रमा, ठीक। वहां से सैंपल मतलब होता है, सैंपल जानते हो, किसी चीज को चेक करना। और रिटर्न मतलब वापसी, तो जो चंद्रयान 4 होगा वो यहाँ से जाएगा चंद्रमा पे उतरेगा, वहां से सैंपल लेगा, उसको लेके फिर पृथ्वी पे आएगा, ठीक है। उसको 27-28 में लॉन्च करने की योजना है, ठीक है। तो यहीं और जोड़ दीजिए और मिटा दें, लूनर सैंपल रिटर्न अभियान इसरो चलाएगा। लूनर
सैंपल रिटर्न अभियान। ठीक है, ये किसका है? इसरो का है। इसरो मतलब भारत। ठीक, कब तक छोड़ने का प्लान है? 2027 से 2028 के बीच। क्या उद्देश्य है इसका? हाँ? चंद्रमा पर से सैंपल लाके उसका यहाँ पे विश्लेषण करना। ठीक है, क्लियर? इसी का नाम चंद्रयान-4 है, जानते रहिए। चंद्रयान-4। ठीक है, ये जाएगा वहां, क्या करेगा? मिट्टी और पत्थर पृथ्वी पर वापस लेके आना है, इसका उद्देश्य है चंद्रयान-4 का। अब 5 का क्या है? वहीं पे जाके वहीं पे बर्फ और जमी है उसका वहीं पे विश्लेषण करना। दोनों मंत्र समझ में आ रहा है? तो ये 27-28 में है, वो 40 में है। वो दो लोगों के सहयोग से है। ठीक, तो बर्फ बर्फ के बारे में जान करना, या जो वाष्पशील बर्फ भाप बन के उड़ जाती है ना, जो वाष्पशील चीजें हैं उनकी जांच करना। चंद्रयान हो गया 4 हो गया, 5 हो गया ना। अगला आते हैं GSLV F-15। ठीक है, नहीं भाई ये है कहा? इसमें 4 में 4 भारत परियोजना ना, इसका समझौता नहीं हुआ उसके साथ। हाँ भाई, जैसे समझौता होगा तभी तो, समझौता हुआ नहीं है। अगला है GSLV F-15, या इसी का नाम है NBS-02 मिशन। इसका मतलब जियोसेंट्रिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और ये F-15 एक विमान का नाम है। ठीक है, कौन ले जाएगा? GSLV F-15। NBS मतलब नौवहन, नेविगेशन, नौवहन प्रणाली, नेविगेशन है। तो NBS का मतलब हो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कुल मिला के नौवहन प्रणाली जानना है इसे। हो गया इतना? तो ये भारत की जो है दूसरी पीढ़ी है। भारत की दूसरी पीढ़ी है। तो पहली पीढ़ी कौन थी? भारत में नौवहन के लिए पहली पीढ़ी कौन सी है? नाविक, जानते हो? भारत में जो समुद्री नाव चलती है उसको रास्ता दिखाने के लिए नाविक का दिया गया है। जैसे अमेरिका का GPS है, वैसे आप भारत का नाविक है। हाँ, लेकिन अभी हम लोगों को प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया, और हम लोगों के लिए भारत का स्वदेशी जो ऐप है वो नाविक है। ठीक, हाँ। तो ये पहली पीढ़ी हो गया। अब जो ये बनाया गया कौन सा है? दूसरी पीढ़ी। इसका मतलब दूसरी पीढ़ी पहले से अच्छी होगी ना। हाँ, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो कब किस मिशन के तहत? तो 100वां मिशन था, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। इसरो का 100वां मिशन था। ठीक है, GSLV F-15 इसरो का 100वां मिशन था, इसलिए महत्वपूर्ण है। हो गया? ये क्या है? नेविगेशन, वो रॉकेट है, इसी के द्वारा ये जाएगा। है?
भेजा गया तभी चर्चा में है। ये क्या है? ये रॉकेट है, यही इसको ले जाएगा। वो सब दिखा रहे हैं, वो सब तो छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया क्यों भेजा जा रहा है? तो नया नया नेविगेशन मतलब नेविगेशन प्रणाली विकसित करना, नाविक के अलावा नई नौवहन प्रणाली विकसित। ठीक, क्यों बनाए रहे हैं इसको? कारण क्या है? रणनीतिक महत्व है। रणनीतिक मतलब ये होता है विषम परिस्थिति, जब युद्ध होता रहता है तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर न रहे, नहीं तो हमको नहीं देगा। ठीक, तो इसलिए अपना खुद का होना चाहिए। रणनीतिक आत्मनिर्भरता इसका लाभ हो जाएगा कि हम आत्मनिर्भर हैं भाई, आपके भरोसे नहीं है। यही है इसका। निर्भरता खत्म करना। ठीक है, अब जैसे गूगल मैप बताता है, कहीं बाढ़ आ गई तो वह देख लिया जाता है ना। अब जब आपके यहाँ बाढ़ आई है, युद्ध बंद कर दिया, वो कह रहा है हमसे रेयर अर्थ मेटल समझौता करिए। आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप जैसे यूक्रेन को अमेरिका को दिया वेपन पैसा लेने के लिए, अब लास्ट में कह रहा है कि आप हमसे रेयर अर्थ मेटल समझौता करिए, वहां बहुत है, ये ला के तकनीक के द्वारा उसे विकसित करके अपना बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। उसने मना कर दिया, यूक्रेन ने मना कर दिया, ये फिर पुतिन से समझौता कर लिए और मारो खाने को। हाँ, तो उद्योगों का या बड़े राष्ट्रों का, पूंजीवादी राष्ट्रों का यही वो होता है, आपको लड़ाएंगे, आप कमजोर होंगे तो आपसे अपनी इच्छा अनुसार समझौता करेंगे, उसके बाद नहीं मानोगे तो वही हालात होंगे। अब यूक्रेन कैसे लड़े? अभी तक तो अमेरिका दे रहा था, अब उसकी क्षमता खत्म हो गई ना, दूसरे पर हो गया। भारत इन्हीं सब चीजों से बचना चाहता है और खुद आत्मनिर्भर होना चाहता है। ठीक है, जैसे नाविक था भारत का पहला, एक चीज समझिएगा, इसमें 7 उपग्रह थे। ठीक है, होता क्या है, अगर आप, ये बड़ा डिटेल मामला है, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं भूस्थायी जीएसएलवी से, 2 होते हैं उपग्रह, अपने यहाँ 2 होते हैं। एक होता है, पृथ्वी अंडाकार है तो ये वाला अंडा, ये वाला अंडा, कौन सा? हाँ, ये वाला, वो वाला नहीं। ठीक, अब एक होता है पीएसएलवी होता है, एक होता है जीएसएलवी। ये ध्रुव है, उत्तरी दक्षिणी। पीएसएलवी ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, और जीएसएलवी इसको कहते हैं भू अस्थायी उपग्रह। ये 36,000 किलोमीटर पर होता है ऊंचाई, इसको कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ये 400 से 800 किलोमीटर ऊपर होता है। केवल मोटा मोटा जानिए, तो जो ये भेजा गया कौन सा है? जीएसएलवी है, भू अस्थायी उपग्रह है। तो ये जो छोड़े जाते हैं, तो जो अक्षांश होते हैं, तो एक अक्षांश के अंतर पे छोड़े जाते हैं। जैसे पहला 1 डिग्री पे छोड़ा गया है तो दूसरा 3 पे छोड़ा जाएगा। अंतर होना चाहिए, क्यों? नहीं तो टकरा सकते हैं ये। ठीक है, और इनकी खासियत होती है कक्षा हमेशा निश्चित रहती है। अब पृथ्वी की गति से मूव करते रहते तो हमेशा एक जगह स्थिर दिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये जैसे 7 छोड़े गए तो 7 एंगल हुए, 7 दूनी 14 डिग्री कंट्रोल किए, 14 डिग्री पे घूम रहे हैं, तो 14 डिग्री एकदम हमेशा फोकस किए हुए पृथ्वी भारत पे। समझ रहे हैं? रेंज बढ़ गई 7 31 21 डिग्री। अब 8 से कितना है? 37 है ना, तो लगभग 30 डिग्री हम लोगों का रेंज है। भारत की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है?
30 डिग्री, तो 7 चौक 28, लगभग 4 डिग्री एक उपग्रह हमारा कंट्रोल कर दे, हमारा काम हो जाएगा। अब पूरे, और वो अस्थाई है, मतलब जिस स्पीड में पृथ्वी घूम रही है उसी स्पीड में वो घूम रहे हैं, हमेशा भारत पे फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये 7 उपग्रह भारत का कर रहे हैं। अब और तकनीक विकसित की जा रही है, और ये भू अस्थाई उपग्रह है। ठीक है, समझ में आया? और जो पोलर होते हैं वो मौसम बताते हैं, वो ऐसे ही से घूम रहे हैं ना, तो हम देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, किधर से आएगा मामला, तो वो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। ये हमारे संचार उपग्रह या नेविगेशन का काम करते हैं। जितने संचार उपग्रह, टीवी, ये सब चल रही हैं मोबाइल वाइल, वो भू अस्थाई वाले हैं। अब पोलर द्वारा मौसम, भूकंप, तूफान, ये सब, भूकंप तो नहीं, तूफान उफान की जानकारी, चक्रवात की, वो देते हैं पोलर वाले। मामला समझ में आ गया? ठीक, ये जो नाविक है ये 2 तरह से सेवाएं देता है। एक, नागरिकों को मुफ्त देता है। ठीक है, तो नागरिक चाहे तो इसका प्रयोग करें तो उनको मुफ्त सेवा है, नेविगेट कर लें। और एक दूसरा है सैन्य या विशिष्ट प्रयोग हेतु ना। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि भारत की तटरेखा पहले 75 से 16 किलोमीटर थी, अब 11,088 हो गई, तो कैसे बढ़ जाएगी? तो पहले नापा थोड़ी गया था, अंदाजा लगाया गया था, अब उपग्रह उसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्ट नाप के बता रहे हैं, बता रहे हैं। इसी तरीके से भारत का जो EEZ है, 200 मील जो होता है समुद्र के अंदर, उसको भी भारत ने बढ़वाया है, 15 मील शायद बढ़वाया है। ये क्या है? ये उपग्रहों के डेटा पे ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसको फिर से देखना होगा, तो उसमें जैसे था सबसे ज्यादा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, तो उसमें एक चेंजिंग कुछ हुई है। हाँ, ये इन उपग्रहों की खासियत है। अब यहां से ये जुड़ रहा है तो कुछ और जान लेते हैं, जैसे कुछ देश जान लें, उनकी नौवहन प्रणाली जान लें। ठीक है, तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है क्या? GPS ना, लेकिन उससे पूछे कहाँ का है तो पता नहीं कहाँ का है, लेकिन वो GPS किसका है? अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो देखिए जितने विकसित देश हैं वो अपना बना चुके हैं। चीन का देखिए, BIEDOU, बाइडो। ठीक है, फिर रूस है, ग्लोनास। ठीक है, जापान का मिची विकी, जापान का मिची विकी, QZSS है, QZSS, ये जापान का है। और भारत का, भारत जानते हो? हाँ, नाविक। तो कुछ प्रमुख देशों के उनके खुद के नेविगेशन उपग्रह या नेविगेशन प्रणाली जो है उसके नाम है। ये चर्चा में है, इसको पूछा जा सकता है, सबकी नहीं है, 4-6 लोगों की है, पूछा जा सकता है। विकसित है नहीं, और की होगी, ब्रिटेन की होगी अपनी। जाते हैं इसको, हो गया। अगला है भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह। अच्छा, उपग्रह जो छोड़े जाते हैं इनकी एक खासियत और होती है, जैसे छोड़ दिए गए तो इनकी उम्र 10 साल 15 साल होती है, काम किए, उसके बाद वही पड़े हैं, टहल रहे हैं। नुकसान क्या है? कैसे सब देश छोड़ते जा रहे हैं, उसकी वापसी या उसको खत्म करने जुगाड़ नहीं, वो उसी में टहल रहे हैं। जब दूसरा छोड़ोगे तो आके उसी में लड़ेगा, तो जो ये जा रहा है इसको भी खराब कर देगा। उसी के लिए भारत ने अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह छोड़ा है, ये देखेगा कहाँ क्या व्यवस्था है।
तो किसने इसको भेजा है? एक स्टार्टअप है दिगंतरा, उसने इसको भेजा है। ये क्या करेगा? अंतरिक्ष में निगरानी करेगा उपग्रहों की, कौन काम कर रहे हैं कौन नहीं। और ये भारत का पहला है वाणिज्यिक। ठीक है, करेगा क्या? क्या किए? ये जो अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हाँ, ये उपग्रह जो है ये अंतरिक्ष में क्या करेगा? 5 सेंटीमीटर से छोटे मलबे, मलबे मतलब जो पहले गए हैं टूट गए हैं, ट्रैक करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ट्रैक करेगा कहां है, और उसकी पहचान भी करेगा। इसका मतलब हुआ, यहां देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब ये केवल अपना नहीं करेगा, दूसरे का भी करेगा, पैसा लेगा। दूसरे का भी ट्रैक करेगा, उसको पकड़ देगा, कचड़े को साइड करवाएगा, लेकिन उसका पैसा लेगा। वाणिज्यिक का मतलब क्या हुआ? लाभ चाहिए हमको ना। इससे भारत पैसा कमाना शुरू हो गया। पिछली बार भारत ने बहुत अच्छा अंतरिक्ष है। कि क्या करता है भारत? कई सारे विभिन्न जो अभी देशों के पास प्रक्षेपण यान नहीं है, वो छोटे छोटे उपग्रह ला ला के देते हैं, भारत छोड़ता है। भारत अमेरिका के, अभी तक तो सबसे ज्यादा अमेरिका छोड़ा है उपग्रह। तो भारत छोड़ता है, पैसा लेता है ना, है, लेकिन इनसे छुड़वाए। जैसे उसके पास बड़े बड़े हैं, तो छोटा उपग्रह है तो इनसे छुड़वा देता है। आप देखते रहिए, जापान उपान छोड़ते हैं, बहुत सारे देश अपना अपना छुड़वा रहे हैं। जो गरीब है अभी उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो देंगे, पैसा नहीं है। हाँ? बनाए हैं तो अपन कर पाए, लेकिन ये कहता है हम तोरो ट्रैक के पैसा ले ना, वाणिज्यिक बनाए। पहले वाणिज्य भारत क्या है ना, देखा, भारत कभी समझ बनाया है। हाँ, सबसे पहले अमेरिका बनाए हम लोग। सारी पूरे विश्व का तो बुद्धि खींच लेता है वो, पूरे विश्व की बुद्धि तो वो ले जा रहा है। क्या कहते हैं, प्रतिभा, पूरे विश्व की प्रतिभा तो वो पलायित कर रहा है अपने पास। तो जितनी खोजें होंगी वो करेगा। भारत सरकार किसी तरीके से रोक रही है प्रतिभा को, तो यहाँ पे विकास धीरे धीरे हो रहा है। ये नौवहन प्रणालियां थी। हो गया इतना। अगला है फायरफ्लाई। ठीक, पिक्सेल का वाणिज्यिक उपग्रह, अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह है। अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको किसने छोड़ा था? एक स्टार्टअप है ना, भारत का है, तो भारत का पहला था दिगंतरा, इसने छोड़ा था। ये पैसा कमाएगा, तो कहे पिक्सेलो कहलावा, हम वो छोड़ दे, वो पैसा कमा ले। हाँ, ठीक है। अब ये क्या करिए, तो धरती जो है, पृथ्वी जो है का स्वास्थ्य मॉनिटर करेगा। मतलब समझ रहे हो इसका? पृथ्वी कितनी स्वस्थ है, मतलब हरी भरी कितनी है, कहाँ पे सूखा, कहाँ पे आपदाएं आ रही हैं, इनका ट्रैकिंग कौन करेगा? पिक्सेल का फ्लाई, फायर फ्लाई। 6 उपग्रह हैं इसमें, जो ये छोड़ा है। उपग्रह कितने हैं? 6 उपग्रह हैं, और वजन इनका 60 केजी है। ठीक है, और ये जो उपग्रह है ये 24 घंटे में विश्व का आवर्तन कर लेंगे। मतलब समझे?
6 उपग्रह ऐसे व्यवस्थित छोड़े गए हैं कि पूरे 24 घंटे पूरे पृथ्वी का एक चक्कर पूरी पृथ्वी को ट्रैक कर लेंगे एक बार। हर 24 घंटे में पूरी पृथ्वी ट्रैक हो जाया करेगी। पिक्सेल तो स्टार्टअप है ना, जैसे नाम है, वो कंपनी टाइप में जो खोलते हैं स्टार्टअप टाइप में, वो नाम है, उसने इसको छोड़ा है। हाँ, भारत के। यहाँ पे एक चीज ध्यान में कहा, भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, उपग्रह नमो नहीं लिखे, इतना लिखे छोड़ दे रहे हैं आप लोग, ध्यान SCOT स्कॉट, नमो ही नहीं लिखे हैं, अब पूरा पढ़ा दे रहे हैं। स्कॉट, मंगल पांडे नहीं, लाला लाजपत राय। ठीक, इस उपग्रह क्या नाम था? स्कॉट। इस उपग्रह का नाम है फायरफ्लाई। ठीक है, इसको दिगंतरा ने छोड़ा, इसको पिक्सल ने छोड़ा। ये क्या करेगा, वहां मलबे को ट्रैक करेगा, पैसे लेगा। ये क्या करेगा, धरती को मॉनिटर करेगा कि इसका कितना स्वास्थ्य है। हाँ, हो गया। ठीक है, ये फायरफ्लाई तो है। हाँ, इसको पिक्सल ने छोड़ा है, जो जैसे यहाँ स्टार्टअप दिखा, ये पिक्सल है, आंतरिक निगरानी उपग्रह है। एक लिग्नोसाइट है, पुराना मामला है, जानते थे लिग्नोसाइट, लकड़ी से बना पहला उपग्रह भेजा गया है, जिसे मलबा ना हो, इसको ध्यान में रख रहे हैं विश्व वाले, तो लकड़ी से भेजा गया है। ठीक है, फाल्कन 9 वही केप कैनेडी से, अमेरिका के, वहीं से भेजा गया है। उसका नाम क्या है, लिग्नोसाइट, लकड़ी का है। अगर अन्य चीजों से जा रहा है तो मलबा बन रहा है, मलबे से बचने के लिए लकड़ी से भेजा जा रहा है, लकड़ी को बना के मलबा ना हो। एक मिशन शक्ति साइट, भारत, पुरानी चीजें हैं, केवल सुन लीजिए। मिशन शक्ति साइट है, इसमें 108 देशों की 12,000 बालिकाओं को, जो 14 से 18 साल के बीच हैं, उनको इनकी ट्रेनिंग देना, ऑनलाइन 120 घंटे का प्रशिक्षण था उपग्रह के बारे में। ठीक है, पेलोड और अंतरिक्षयान के बारे में, ये बहुत पुराना मामला है। एक और है बीनस। बीनस मतलब क्या होता है, शुक्र। शुक्र उपग्रह भारत छोड़ने वाला है, कब छोड़ेगा, 2028 में, इसको भी जानते रहिएगा। ठीक, अब आते हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी, आदतन तकनीकी और, ठीक है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विज्ञान से ही संबंधित है, लेकिन नई नई तकनीक क्या आ रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी या विज्ञान और तकनीक में अंतर जानते हैं। विज्ञान सिद्धांत है, विज्ञान लिखा ऐसे होता है, ये इसका नियम है, उस नियम का प्रयोग करके मानव जीवन को सरल बना दिए, वो होती है तकनीक। ठीक है, प्रौद्योगिकी या तकनीक। तो हमको देखना है विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर, विश्व के द्रुततम कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन है? यल कैपिटन है। ये कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, 1.742 एक्जा फ्लास, फ्लाप्स, क्या हो रहा है भाई? तो कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है, फ्लाप्स पे। अब जो चार्ट है, माइक्रो, नैनो, पिको, एक्जा, पिक्जा, ये सब उसी में आ जाएंगे, ये मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे है ना, बढ़ाते जाएंगे तो एक्जा मिल जाएगा आपको।
ठीक है, ये सबसे तेज चलता है, विश्व का सबसे तेज। इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर हैं ये लोग, सुपर कंप्यूटर नाम का है। और फिर नंबर 2 पे है फ्रंटियर, और नंबर 3 पे है अरोरा। ये सब अमेरिका के हैं, 3 कंप्यूटर जानते रहिए। ठीक है, अगर टॉप 100 देखा जाए, विश्व के टॉप 100 का सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो उसमें भारत के 6 हैं। विश्व के टॉप 100 सुपर कंप्यूटर में भारत के कितने शामिल हैं? 6। भारत का सबसे तेज कौन है? एरावत, PSUI। कहाँ लगा है? सीडेक, पुणे में। ठीक है, ये भारत का है। विश्व में किस नंबर पे है? विश्व में ये टॉप 500 में है, विश्व के 162वां है ये, और भारत का पहला। भारत में कुछ और लगे हुए हैं, अर्का है एक, अर्का, ये 200 नंबर पे है। और भारतीय उष्ण मौसम विकास संस्थान पुणे में लगा हुआ है। भारतीय उष्ण मौसम संस्थान पुणे में। ठीक है, इसी तरीके से कुछ हैं, सुन लीजिए नाम, उसको जानते हुए। तीसरा है अरुणिमा, ये नोएडा में लगा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ बना सकता है कौन कहाँ लगे हुए हैं। एक है प्रत्युष, IIM पुणे में लगा हुआ है। ठीक है, अब कुछ और सुनिए। परम नाम से भारत के जो सीडेक बनाता है सुपर कंप्यूटर, वो परम नाम से चलते हैं। परम कामरूप, ये असम में है, गुवाहाटी में लगा हुआ है। ठीक है, IIT गुवाहाटी। फिर परम प्रवेड़ा है, ठीक है, परम प्रवेगा एक है, ये लगा है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में लगा हुआ है, प्रवेगा। परम गंगा है, सुपर कंप्यूटर है, कहाँ लगा है? IIT रुड़की में लगा हुआ है, उत्तराखंड में। और परम शिवाय, ये है IIT BHU, मतलब बनारस में लगा हुआ है। परम ब्रह्मा, ये पुणे में लगा हुआ है। परम संगणक, ये IIT कानपुर में लगा हुआ है। ये कुछ स्थान है जो भारत के सुपर कंप्यूटर है, कहाँ कहाँ लगे हैं। मुख्यतः हमको ये जानना है सबसे तेज कौन सा है, तो वो एरावत है, नंबर 2 पे अर्का है। 3 जानना हो तो अरुणिमा है, 4 प्रत्युष है। ठीक, ये भारत के कुछ अगला है नैनोपोरस। एक एक शब्द देखते चलिए। नैनो मतलब होता है बहुत छोटा, पोरस मतलब छेद, बहुत छोटा छेद। नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड इसका मतलब होता है एक से अधिक तह हो या जाला हो, 2-3 हो जिसपे तह, उसको मल्टीलेयर्ड कहें। फिर पॉलीमेरिक, इसका मतलब बहुलक होता है। पॉलीमर मतलब क्या होता है? बहुलक। और मेम्ब्रेन माने झिल्ली होता है। मेम्ब्रेन मतलब, तो नैनोपोरस छोटे छेद वाली, डबल लेयर्ड या ट्रिपल लेयर्ड, पॉलीमेरिक बहुलक, मेम्ब्रेन झिल्ली की खोज हुई है। ठीक है, किसने किया है? तो कानपुर में। ठीक है, कहा हुआ है? तो DRDO सुने हो कि प्रयोगशाला कहाँ है? प्रयोगशाला कानपुर में हुआ है।
ठीक है, इसकी प्रयोगशाला लगी हुई है कानपुर में, वहीं पे। डीआरडीओ क्या है? भारतीय रक्षा एवं विकास संगठन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली खोजें, क्यों खोजें बता रहे हैं। जो समुद्र का जल होता है तो उसमें लवण होता है, पीने योग्य होता नहीं, और कुछ अशुद्धियां होती हैं। इस मेम्ब्रेन के तहत जो लवणीय जल है उसको साफ किया जाएगा और शुद्ध जल प्राप्त किया जाएगा, अशुद्धियां और नमक अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, किसने खोजा है ये महत्वपूर्ण है, यूपी का मामला है। कहां का मामला है? यूपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है इसका काम? समुद्री जल से लवण और अशुद्धियां छानना या अलग करना। अब बताइए हम लोगों का पानी शुद्धिकरण कैसे होता है? आरओ से होता है। बहुत बढ़िया। किससे होता है? आरओ। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको जानते हो? परासरण, परासरण दाब होता है, रिवर्स कर दीजिए तब वही होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है इसमें? परासरण में क्या होता है कि कंसंट्रेट से नहीं, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर प्रवाह होता है, लेकिन रिवर्स में क्या होता है, कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर हो जाता है। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये विधि यूज होगी इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, नैनोपोरस मतलब हुआ कि ये केवल पानी के जो अणु है उसी को जाने देगी। अब जैसे हम लोग बॉटल पीते हैं ठंडा उंडा वाला, तो प्लास्टिक से पानी उस पार जा सकता है बाहर? नहीं जा सकता। कांच के बॉटल से नहीं जा। ठीक है, अब आप एक लोग काम करिएगा, ठंडा उंडा ले लीजिए, उसको फ्रिज में ठंडा कर लीजिए और उसको ला के बाहर कहीं ऐसे रख दीजिए। थोड़ी देर बाद उसमें हाथ फेरिएगा, अब उसमें छेद तो है नहीं, आया पानी कहां से? प्लास्टिक से आप कह रहे हैं पानी नहीं पार होता, अब चेक करिए कहां से आया, बंद तो है, समझ रहे हैं? तो वो इसी तरह पूरा कोर्स होते हैं, उसी के सहारे थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ठीक, ये मामला समझ में आया? अपने कानपुर का है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला है क्यूपाई, INDUS, क्यूपाई इंडस। क्या है ये? ठीक है, तो ये है भारत का पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जानते हो क्या? पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में होता है, इंटर में जानते हो किससे संबंधित हो? किससे? तो बताइए। ऐसी मशीनरी जो मानव मस्तिष्क की तरह व्यवहार करती है, तो मानव दिमाग को पढ़ने का काम करती है या उसी तरह व्यवहार करती है, वो क्वांटम तकनीक कहलाती है। तो भारत ने इसको विकसित किया है। ठीक है, और ये 25 क्यूबिट क्षमता वाला है, भारत का पहला है। ठीक है, भारत का
पहला, और कहाँ, वही IISc बंगलुरु। इसको किसने बनाया है? ये इसका नाम है, कंप्यूटर का नाम है, इंडस शब्द लग जाएगा तो, और ये केवल बनाया है। ठीक, अब कुछ छोटे छोटे चीज है। एक है अमरावती, नाम जानते हो, कहाँ है? हैदराबाद में। ये क्यों प्रसिद्ध हुआ है? ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना। ठीक, इसी तरीके से एक और है, भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा? तो रावत भाटा जानते हो, राजस्थान में है ना, वो उसी में भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संस्थान लगा हुआ। हो गया इतना। अगला है मेजराना। मेजराना फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन इसमें है, कल जो दिखा रहे थे मेजराना फर्स्ट था ना, ये पूछा गया है। क्यों चर्चा में है? तो विश्व की पहली क्वांटम चिप है। ठीक है, तो विश्व की पहली है तो महत्वपूर्ण है, ये है। आठ क्यूबिट प्रोटोटाइप है। ठीक, जो 8 क्यूबिट की होते उसी के टाइप है, उसी के फोटोस्टेट समझिए। प्रोटोटाइप मतलब फोटोस्टेट टाइप में है। ठीक है, और क्या है, ये भविष्य में जो है 10 लाख क्यूबिट तक बढ़ा सकते हैं। हो गया। एक और है, अमेजन ने भी लॉन्च की है, उसका नाम है आसले। ये अमेजन द्वारा लॉन्च क्वांटम चिप है। ठीक, क्वांटम चिप को या क्वांटम प्रोसेसर चिप कैसे। एक प्रोजेक्ट चला है वाटर वर्क, प्रोजेक्ट वाटर वर्क। ये मेटा जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ, किसको? हाँ, मेटा की ये केबल लाइन है। क्या है ये? केबल लाइन है। तो 50,000 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए चर्चा में है। 50,000 किलोमीटर। मेटा की 50,000 किलोमीटर लंबी केबल है, तो लंबी है तो चर्चा में आ जाएगी। ठीक है, गहराई कितनी होगी?
7,000 मीटर, 7 किलोमीटर नीचे से। तगड़ी तेज है ना, 7 किलोमीटर नीचे से जाएगी। कब तक? 2030 तक। ठीक। ठीक है, तो इतनी लंबी कहां से कहां जाएगी, ये भी जाना जरूरी है। हाँ? तो चाहे इधर से शुरू करिए चाहे उधर से, अमेरिका से चाहे शुरू करिए चाहे ऑस्ट्रेलिया, क्रम से ले चले आपको। अमेरिका से चले क्या ऑस्ट्रेलिया? चलिए ऑस्ट्रेलिया शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कहां पहुंचेंगे? भारत। कहां पहुंचेंगे? दक्षिण अफ्रीका। फिर कहां पहुंचेंगे? ब्राजील। फिर कहां पहुंचेंगे? अमेरिका। समझे? तो 7 किलोमीटर हो सकता है ना, समुद्र है तो नीचे से जा सकती है। तो देख लीजिए, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो गया। एक अगला है, कौन सा है? पर्यावरण पे आते हैं, ये यहीं तक था। रामसर स्थल जानते हैं? उसके बारे में जानते होंगे ना? तो नए रामसर स्थल, ठीक है। तो रामसर के बारे में इतिहास जानते हैं। इसकी पहली बैठक 1971 में ईरान के रामसर में हुई थी। ठीक है। भारत कब शामिल हुआ? 82 में शामिल हुआ है। ठीक। तो भारत में कुल कितने रामसर आद्र स्थल हैं आज की डेट में? हाँ, कुल 91। ठीक है। दो अभी जो शामिल हुए उसी में, एक है खींचन और एक है मीनार। खींचन जो है फेलोदी में है और मीनार जो है वो उदयपुर में है, दोनों राजस्थान में। ठीक। तो दो नए हैं। खींचन, बोलते कुछ है लिखते कुछ है। हाँ, क्या दिक्कत है? बोलते कुछ है लिखते हैं। खींचन है और फेलोदी है, ये उदयपुर में है, दोनों राजस्थान में है। और खींचन फेलोदी होगी ना, खींचन ये फेलोदी में है। खींचन है फेलोदी में है, मीनार है ये फेलोदी में है, और ये मीनार जो है उदयपुर में है। ये दो नए शामिल हुए, पहले 89 थे, अब कितने हो गए? 91। ठीक। तो 91 के साथ भारत एशिया में पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किसके पास है? तो एशिया में भारत प्रथम। ठीक। हो गया इतना। अब भारत में सबसे ज्यादा कहां है? तमिलनाडु। भारत में पहले नंबर कौन है? तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु में कितने हैं? 20। फिर यूपी कितने हैं? 10। धरो दूसरी चीज, इतना हो गया। अब विश्व में अगर पूछे सबसे ज्यादा किसके पास है, तो विश्व में सर्वाधिक उसके पास है, ब्रिटेन के पास। विश्व में सर्वाधिक यूके 176 है। उसके बाद मैक्सिको। अरे ये सब पूछ नहीं, लेकिन जानते रहिए, मान लीजिए कभी बना ही दे। 144। और नंबर 3 पे भारत आ जाएगा।
तो रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब से? वही 1971 नहीं 75 से लागू, 75 में हुआ, बैठक 71 में हुई, लागू 2 फरवरी 75 को हुआ, भारत शामिल 82 को हुआ। ठीक है, भारत के आज तक टोटल 91 स्थल है। वही ये क्या नाम है, खींचन और फैलेदू अभी शामिल हुए हैं। भारत में सबसे अधिक अगर देखेंगे तमिलनाडु में है, 20 क्षेत्र हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 क्षेत्र हैं, और भारत एशिया में नंबर 1 पे है। विश्व में नंबर 1 पे ब्रिटेन है, उसके बाद मैक्सिको। हो गया इतना। अगला है पोलर रिसर्च वेसल। पोलर रिसर्च वेसल, शॉर्टकट में PVR। इसके लिए समझौता हुआ है 2 कंपनियों के बीच, उन्हीं को जानना है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर कहाँ है? कलकत्ता में। ये नाव बनाती है, बड़ी बड़ी जहाजों को बनाती है। ठीक है, उसके बीच, और नॉर्वे की एक कंपनी है फोक्सबर्ग के बीच हुआ है। ठीक है, तो किसके बीच? गार्डन रीच शिप, शिप मतलब नाव होता है। बिल्डर कहाँ है? कोलकाता में। और दूसरी नॉर्वे की फोक्सबर्ग के बीच। ठीक, इन दोनों कंपनियों को लेकर पीवीआर के बीच पीवीआर को लेकर समझौता हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं? पूछना चाहिए नहीं। पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, ध्रुवों पे, दोनों ध्रुवों पे बर्फ जमी है, पता है। तो वहां पे खोज करने के लिए एक मानक बनाएंगे, एक संस्थान बनाएंगे। संस्थान क्या, नाव टाइप में बनाएंगे। तो दोनों वहीं पे जाके अपना रिसर्च करें। जैसे भारत में मैत्री, गंगोत्री, भाती बनी हुई है ना अंटार्कटिका के लिए, तो वैसे अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे। पीवीआर का मतलब ये हुआ। पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, रिसर्च मतलब खोज। ठीक है, ध्रुवों पर खोज या अनुसंधान के लिए ये व्यवस्था की गई है। ना समझ में आए पूछ लिया करिए। हो गया। एक है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, टाइम कितना? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम, ये लास्ट कर देते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, प्राधिकरण। इसका शॉर्टकट में NBA। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसका पूरा नाम होगा। तो इसमें भारत के 49 स्थल शामिल है। भारत के कुल 49 स्थल हैं। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल शामिल है। ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के हैं। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के 10 स्थल शामिल हैं। अभी हाल ही में जो शामिल हुआ है 49वां, वो श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी मंदिर है एक,
कर्नाटक में वो शामिल हुआ है। 49वां कौन सा है? श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। ये 49वां है। और उत्तर प्रदेश का अगर देखोगे तो एकमात्र है। यूपी का अभी तक एकमात्र। कुकरेल वन जानते हो कहाँ है? कुकरेल वन, कुकरेल वन है? घड़ियाल वहां पे पाले जाते हैं। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ है? कुकरेल। कहाँ है ये? लखनऊ में। ठीक। ये 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक तो शरीर है, रक्षा है, यहीं रोक देते हैं आज। अगला टॉपिक रहेगा वायु, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट।